चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोग का पढ़ा लिए थे, तो देख रहे थे कि आपका नेपाल हिमालय पढ़ लिए थे। और नेपाल हिमालय में आपका देखे तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो थी उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और ग्रेटर हिमालय, नेपाल हिमालय पर ही, ग्रेटर हिमालय पर ही और भी अवस्थित है, जैसे कंचनजंगा थी, मकालू सालो हादसे था। ठीक है ना। तो ग्रेटर हिमालय पर थी। लेकिन पिछले भागों में जो हम लोग नेपाल हिमालय देखे, जो बेसकल्की लेकर के नेपाल में ज़्यादा है। ठीक है ना। और इसके देखे कि उसकी घाटी में जो है, काठमांडू घाटी में नेपाल का जो राजधानी नगर है काठमांडू, वो स्थित है। ठीक है ना। तो वो सब तो नेपाल हिमालय के बारे में देख लिए थे। तो आज हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर जो बांटे थे उसके आधार पर आज हम लोग का असम हिमालय है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो चलिए हम लोग असम हिमालय का कुछ फिगर ऐसे है, तो देखते हैं हम लोग क्या है असम हिमालय। ठीक है ना। असम हिमालय को अगर देखा जाए तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो असम हिमालय को मेन रूप से देखा जाए तो यहाँ ले लीजिए तो तीस्ता नदी, कहाँ सा? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी से लेकर के आपका यहाँ आती है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है एक नदी, दिहांग नदी। कौन सा नदी? दिहांग। हालांकि नीचे दिहांग नहीं है, ये दिहांग वह इन करती है जहाँ यांग्यापला दारा आगे आप लोगों को बताएंगे। जिस तरह से आपको कुमाऊं हिमालय में पंच प्रयाग के नाम से गंगा का लियार करके देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिली थी, वहां से गंगा लियान के छोड़ दिए, उसको बाद में बताएंगे गंगा के मैदान में। उसी तरीका से इसको भी बताएंगे। ठीक है ना। मानसरोवर इससे निकलती है तिब्बत पठार में सांगपो नाम से। ये नदी का नाम क्या है? अभी सांगपो है तिब्बत क्षेत्र में। और जैसे ही यांग्यापला दर्रा से जो अंदर आती है उसका नाम हो जाता है दिहांग। तो तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच जो विस्तृत क्षेत्र है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय। किस नाम से? असम हिमालय। किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये वाला को कहाँ से? तीस्ता से दिहांग नदी के बीच में किसके नाम से जानेंगे? असम हिमालय के नाम से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीस्ता से दिहांग नदी के मध्य अवस्थित हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश, जहां प्रायद्वीपीय प्लेट द्वारा आरोपित संपीड़न बल के कारण हिमालय की औसत ऊंचाई बढ़ गई है, परंतु चौड़ाई में कमी आई है। देखिए हम लोग, देखिए जब शुरू में बता रहे थे कि आज से 45 मिलियन वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्रायद्वीप है, इंडियन प्रायद्वीप और यूरेशियन प्रायद्वीप जब एक दूसरे से टकराया, तो टकराने के बाद संपीड़न बल, दो वस्तुएं जब एक दूसरे को प्रेशर डालता है तो संपीड़न बल उसको कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? संपीड़न बल के कहते हैं। जब संपीड़न बल लगा तो यहाँ का पोर्शन देखिए, हिमालय जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला पोर्शन है, ये ग्रेटर हिमालय है, मध्य हिमालय, शिवालिक। आगे आकर के इधर देखिए तो फैल गया है, चौड़ाई बढ़ गई है, लेकिन यहाँ जाकर के सिकुड़ गया है। तो ये क्या हुआ है कि प्रायद्वीपीय प्लेट यूरेशियन प्लेट संपीड़न बल के कारण यहाँ जो हिमालय की है ना, वो ऊंचाई बढ़ गई है और चौड़ाई कम हो गया है। जाहिर सी बात है कि संपीड़न बल लगेगा तो चौड़ाई को कम कर देगा, ऊंचाई को बढ़ा देगा। तो यही बात बोलता है कि यहाँ जो क्या हो रहा है ना, कि ये जो वाला ये असम हिमालय का जो पोर्शन है उसमें यहाँ जो चौड़ाई जो है वो कम हो गई है और ऊंचाई ज्यादा हो गया है। ठीक है ना। यही बात कह रहा है। यहाँ क्या हो गया? संपीड़न बल के कारण ऊंचाई ज्यादा हो गया और चौड़ाई कम हो गया है। और दूसरी बात है कि ये वाला जो एरिया है वो हिमालय का, नेपाल हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। तो दूसरे नंबर पर असम हिमालय ही है, जो नेपाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है ना। ये बात कर रहा है। चलिए आगे बोल रहा है। यहाँ सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, देखिए ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है, से अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय सतत श्रेणी के रूप में है, जबकि मध्य हिमालय एवं शिमालिक आपस में संयुक्त होकर के विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ कहता है कि सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश, ये है सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय सतत श्रेणी के रूप में। देखिए कहीं भी आपका टूटा हुआ नहीं है, बृहद हिमालय।
ऐसे प्राप्त होता है। जबकि मध्य हिमालय का मतलब ये वाला और ये शिवालिक, दोनों ये सिक्किम में आकर के संयुक्त हो जाते हैं और आगे संयुक्त रूप से विखंडित पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। ठीक है ना, किस रूप में? विखंडित पहाड़ियों के रूप में। देखिए ये टूटी हुई पहाड़ियों के रूप में अवस्थित है। कौन? ये आपका मध्य हिमालय और शिवालिक, यही चीज यहाँ कहता है। ठीक है ना, प्राप्त होते हैं। सिक्किम में अवस्थित कंचन आगे संयुक्त शिवालिक आपस में संयुक्त होकर के विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलिए, सिक्किम में अवस्थित कंचनजंगा भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जिसके समीप अवस्थित जेमू हिमनद से तीस्ता नदी का उद्गम केंद्र है। जेमू पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। देखिए यहाँ जो है सिक्किम में कंचनजंगा अवस्थित है, जो ग्रेटर हिमालय पर है। सिक्किम में कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा अवस्थित है। ठीक है ना, सिक्किम में कौन सा? कंचनजंगा अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है, जो हिमालय का भारतीय हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, अभी प्रेजेंट में भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है ना, और यहाँ पर कंचनजंगा अवस्थित है। ठीक है, और कंचनजंगा हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। जो कंचनजंगा हिमालय की क्या है? सर्वोच्च चोटी, भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। और जिसके समीप अवस्थित, जिसके समीप क्या है? जेमू हिमनद है। कहाँ है? यहाँ पर जेमू है। यहाँ मान लीजिए कंचनजंगा है तो यहाँ पर जेमू है, और जेमू हिमनद, हिमनद का मतलब जहाँ बर्फ जमा हुआ है, तो जेमू हिमनद से ही निकलती है तीस्ता नदी। ये जो तीस्ता नदी है आपका, यहीं से निकलती है। ये जो तीस्ता नदी आपका है, यहीं से निकलती है। ठीक है ना, यहीं से निकलती है आपका जेमू हिमनद है। कंचनजंगा सिक्किम में कंचनजंगा है, जो भारतीय हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है, और यही बगल में अवस्थित है जेमू। ठीक है ना, जो हिमनद है, तो जेमू हिमनद से निकलती है तीस्ता नदी। और जेमू हिमनद पूर्वोत्तर भारत की, जेमू हिमनद पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी हिमनद है। जबकि पूरे हिमालय का देखा जाए तो गंगोत्री है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ी जेमू क्या है? हिमनद है। सबसे बड़ा हिमनद तीस्ता नदी का उद्गम होता है। देख लिए, ये जेमू पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। जेमू क्या है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। आगे चलिए, सिक्किम तथा तिब्बत पठार की चुंबी घाटी सीमा पर नाकुल्ला, नाथुला तथा जिलेपला जैसे दर्रे की अवस्थिति है। देखिए ये आपका सिक्किम है, ये आपका चुंबी घाटी है तिब्बत पठार का। तिब्बत पठार का कौन सा है? घाटी चुंबी घाटी। और ये आपका भूटान हो गया। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दर्रे उपस्थित है सिक्किम में। ठीक है ना, एक है नाकुल्ला, नाथुला और जिलेपला। कौन कौन दर्रा? नाकुल्ला, नाथुला और जिलेपला। ठीक है ना, कहाँ अवस्थित है? ये चुंबी घाटी तिब्बत जो क्षेत्र है उसकी सीमा पर है और सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है ना, सिक्किम में अवस्थित है। जैसे देखिए हम लोग पढ़ लिए, सिक्किम तथा तिब्बत पठार, वही तिब्बत पठार की चुंबी घाटी सीमा पर नाकुल्ला, नाथुला तथा जेलेपला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे उपस्थित है। ठीक है ना, जैसे महत्वपूर्ण दर्रे उपस्थित है। जैसे 3 दर्राएं जो उपस्थित है, नाकुल्ला, नाथुला और जेलेपला, वो कहाँ अवस्थित है? चुंबी घाटी जो तिब्बत वाला क्षेत्र पड़ता है और सिक्किम के बीच अवस्थित है। ठीक है ना, सिक्किम के सीमा पर अवस्थित है। इससे कुछ कहानी है रिलेटेड, समझिए। जिन्हें 1962 में चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था? याद कीजिए, जब अक्साई चीन वाला बात बता रहे थे तो उस समय बताए थे 1962 में, 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो लद्दाख पठार का जो हिस्सा था, जो कब्जा कर लिया था अक्साई चीन के रूप में, जो आज हम लोग अक्साई चीन और भारत के बीच में LAC जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसी के समय जब 62 में युद्ध हुआ तो ये तीनों दारा पहले खुला हुआ था। 62 के पहले एक खुला हुआ था, तीनों दारा, नाकुल्ला, नाथुला और जिलेपला, तीनों खुला हुआ था। लेकिन 62 में जब युद्ध हुआ तो हम लोगों ने तीनों दारों को बंद कर दिया। देखिए, जिसे 1962 में चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर बाद में कि 2006 में नाथुल्ला को, केवल दोनों का नहीं, तीनों का नहीं, केवल 2006 में नाथुल्ला को व्यापारिक उद्देश्य से पुनः खोल दिया गया है।
कब खोला गया? 62 में बंद हुआ था, लेकिन नाथुला को हम लोग व्यापारिक उद्देश्य से 2006 में खोल दिए हैं, ठीक है ना। और 6 में खोल दिया गया है, जिससे होकर भारत एवं चीन के मध्य सिल्क रूट गुजरता है। देखिए, जिससे होकर के क्या, भारत और चीन के मध्य सिल्क रूट गुजरता है, किससे होकर के? नाथुला दर्रा से, जो 2006 में खुला गया। पहले भी खुला था, प्राचीन काल में व्यापार होता था, लेकिन 62 के युद्ध के बाद जब वो हड़प लिया लद्दाख वाला क्षेत्र, तो मैंने ये सब बंद कर दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद किया कि 2006 में व्यापारिक उद्देश्य से नाथुला को खोल दिया गया है, जिससे भारत और चाइना के बीच होकर के सिल्क रूट गुजरता है। सिक्किम के दक्षिणी भाग में दार्जिलिंग पहाड़ी है। सिक्किम का दक्षिणी भाग, देखिए ये वाला सिक्किम है, और सिक्किम का दक्षिणी भाग मतलब ये वाला में, ठीक है ना। यहाँ क्या है? दार्जिलिंग पहाड़ी है। सिक्किम के दक्षिणी भाग में क्या है? दार्जिलिंग पहाड़ी है, ठीक है ना। जहाँ टी टिम्बर एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत है। जहां अगर इकोनॉमिक स्थिति से देखा जाए तो क्या है? टी टिम्बर, टी मतलब चाय हो गया, टिम्बर मतलब जो लकड़ी का गुटखा वगैरह वे सब काम होता है लकड़ी का, उसको टी टिम्बर बोलते हैं। और पर्यटन, जो लोग घूमने भी जाते हैं, सिक्किम घूमने के लिए भी बहुत है, दार्जिलिंग पहाड़ी घूमने के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। सिक्किम में अपवाहित रांगपो नदी, सिक्किम में एक नदी अपवाहित होती है, यहाँ पर सिक्किम में एक नदी अपवाहित होती है, रांगपो नदी। कौन सा नदी? रांगपो नदी, ठीक है ना। और रांगपो नदी के मांगोपो खानों से, रांगपो नदी के सिक्किम में अपवाहित दार्जिलिंग पहाड़ी, सॉरी यहाँ तो हो गया, सिक्किम में अपवाहित रांगपो नदी की मांगपो खानों से, सिक्किम में अपवाहित रांगपो नदी की मांगपो खानों से ताम्रायश का उत्पादन किया जाता है। किसके से किया जाता है? सिक्किम में अपवाहित एक रांगपो नदी है, और रांगपो नदी के मांगपो खानों से ताम्रायश का उत्पादन किया जाता है। जबकि किया जाता है, मांगपो खानों से ताम्रायश का उत्पादन किया जाता है, जबकि दार्जिलिंग पहाड़ी से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति की जाती है। जबकि दार्जिलिंग पहाड़ी से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति की जाती है, ठीक है ना। जबकि दार्जिलिंग पहाड़ी से क्या किया जाता है? लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति की जाती है। तो और भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे असम हिमालय में, अगला पार्ट थोड़ा सा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए आइए तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ ये जो है आप लोगों का असम हिमालय के क्षेत्र में ही यहाँ छोटा सा एक देश भूटान है, ठीक है ना। भूटान अवस्थित, जो कहाँ? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अवस्थित है ये भूटान वाला क्षेत्र, ठीक है ना। और ये वाला ये चुम्बी घाटी का क्षेत्र था, जो तिब्बत पठार वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ पूर्णतः पर्वतीय देश है। कैसा देश है? पर्वतीय, पूरे पर्वत पर ही है भूटान, ठीक है ना, हिमालय की गोद में, जिसकी सुरक्षा का दायित्व भारत का है, भारत पर है। हम लोग भी कई बार उसको देखे हैं और उसको रक्षा करते हैं, चाइना से भी और अन्य देशों से भी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो हमनिए का दायित्व है, भारत का ही दायित्व है भूटान को रक्षा करने का। भूटान का राजधानी नगर है, जानते हैं आप लोग, थिम्पू है, ठीक है ना। और यहाँ 2 और नगर है, जैसे पारो एवं पुनाखा अन्य महत्वपूर्ण नगर है भूटान में। एक तो थिम्पू राजधानी नगर है, ही जानवे करते हैं, उसके बाद 2 और नगर है जो इंपॉर्टेंट नगर है भूटान का, वो कौन कौन है? पारो और पुनाखा है, ठीक है। देख लिए, ये भूटान है, और यहाँ का राजधानी नगर थिम्पू है, और 2 और नगर है, वो पारो और पुनाखा है, ठीक है। आगे ये वाला देख लिए हम लोग। आगे आइए, अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय के शीर्ष से गुजरने वाली सीमांत रेखा भारत एवं चाइना के मध्य की सीमा रेखा है, जिसे मैकमिहन रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए, बृहद हिमालय भारत और चाइना के अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र जो बृहद हिमालय जो गुजरता है, उसकी सीमा रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है, भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है, जिससे गुजरने वाली जो रेखा है भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा को किस नामों से जाना जाता है? मैकमिहन, कहीं कहीं मैकमोहन आएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल नाम मैकमिहन है, और अगर कहीं कहीं मोहन भी रहेगा तो सही मान लीजिएगा, इसी बात को कह रहा है, मैकमोहन भी बोल सकता है, ऐसे मैकमिहन है, ठीक है ना, के नामों से जाना जाता है। तो भारत और चाइना के बीच जो अरुणाचल प्रदेश का रेखा है
उसको किस नामों से जाना जाता है? मैकमेहन। ठीक है ना, आगे चलिए। यहाँ बृहद हिमालय में बुमला, बोमडीला, यांग्यापला दारा अवस्थित है। ठीक है ना, यहाँ बृहद हिमालय में बुमला, बोमडीला, यांग्यापला अवस्थित है, दार्रा अवस्थित है। ठीक है ना, दार्रा अवस्थित है। कौन कौन दार्रा है? बृहद हिमालय, जब हिमालय पढ़ा रहे थे, हिमालय श्रेणी पढ़ा रहे थे तो वहां बताए होंगे बुमला, बोमडीला, यांग्यापला, तीनों दार्रा कहाँ है? बृहद हिमालय में। ठीक है ना, बृहद हिमालय में स्थित है। बुमला से होकर तवांग नगर तिब्बत की राजधानी लहासा से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए मैप में ये तवांग नगर आप लोगों का बताए थे कि जो तीर्थ स्थल था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और आपका तवांग नगर जो बौद्ध धर्म के लिए अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां से देखिए एक दर्रा है बुमला। कौन सा दर्रा है? बुमला। तो ये बुमला दर्रा से हम लोग तिब्बत लहासा जाता है। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा। तो अगर लहासा जाना है तो तवांग से कौन दर्रा से जाएंगे? बुमला से जाएंगे। और तवांग से ईटानगर जाना है, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जाना है, तो कहाँ से जाएंगे? बोमडीला से। कौन से जाएंगे? बोमडीला से। तो यहाँ मैप देख कर क्या दिया? तवांग से अगर तिब्बत क्षेत्र में लहासा जाना है तो कौन से जाएंगे? बुमला से। और तवांग से ईटानगर जाना है तो बोमडीला से। तवांग से ईटानगर जाना है तो बोमडीला से, और तवांग से तिब्बत जाना है तो बुमला से। ठीक है ना, यही चीज यहाँ लिखता है। लहासा से जुड़ा हुआ है, जबकि बोमडीला तवांग एवं ईटानगर के मध्य अवस्थित है। वही तवांग एवं ईटानगर के मध्य अवस्थित है। यांग्यापला से होकर ही तिब्बत पठार के सांगपो नदी दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। देखिए ये वाला चीज है, यहां से ये सांगपो नदी है। कौन सा नदी है? सांगपो। और सांगपो नदी जो है, सांगपो नदी तिब्बत पठार से यहाँ यांग्यापला दारा है। कौन सा? यांग्यापला दारा। इसी यांग्यापला दारा से सांगपो नदी जैसे भारत में इन करती है, नाम उसका पड़ जाता है दिहांग। जैसे यांग्यापला दारा से यहाँ इन करती है और नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग पड़ जाता है। ठीक है ना, आगे आइए, अगला आइए। यहाँ मध्य हिमालय एवं शिवालिक की संयुक्त श्रेणियां पश्चिम से पूर्व क्रमशः, देखिए यहाँ जो असम हिमालय में है, दोनों श्रेणियां मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां एक दूसरे से मिल जाती है और विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो इसी को नाम दिया गया है विखंडित श्रेणियां, विखंडित शिवालिक संयुक्त श्रेणियां। यहाँ मध्य हिमालय एवं शिवालिक की संयुक्त श्रेणियां पश्चिम से पूरब, यानी इधर से उधर की ओर, उसका नाम क्या है? डाफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है। याद कीजिए, पहले भी पढ़ाए थे। क्या क्या है? डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी है, नामों से जानी जाती है। इसका नामकरण यहाँ पाई जाने वाली जनजातियों के नाम से ही किया गया है। यहाँ डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी जो नाम दिया गया है पहाड़ियों का, वहां उसके जनजाति वहां निवास करते थे, उसी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। जनजाति यहाँ पर स्थानांतरशील कृषि करती है। स्थानांतरशील कृषि का मतलब है आज यहाँ तो कल वहां तो परसों वहां, ऐसे कर करके कृषि करते हैं। ठीक है ना, इन पहाड़ियों को विभाजित करने वाली नदियां क्रमशः, देखिए इन पहाड़ियों को विभाजित जो करती है डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी को, वो पहाड़ियां में नदियां क्रमशः विभाजित करने वाली नदियां कौन कौन है? तो कमला है, कामेंग है, सुबनसिरी है तथा दिहांग है। ठीक है ना, कौन कौन नदियां है? कमला है, कामेंग है, सुबनसिरी है तथा क्या है? दिहांग है। ठीक है ना, ये नदियां क्या होती है? एक दूसरे को, विखंडित पहाड़ियों को एक दूसरे से विभाजित करती है। ठीक है, तो ये था आपको लोगों का असम का पोर्शन था। ठीक है ना, असम का पोर्शन था जो हम लोगों ने आपने देखा। ठीक है ना, तो इसको हर फैक्ट को अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है ना, आप लोगों का एक और विभाजन जो 5 भागों में विभाजित किए थे, तो 4 मैंने पढ़ा दिया, एक और बच गया है, वो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, तो पूर्वांचल पहाड़ियों को आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आपको लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों का ऐसा शिकायत था कि मान लीजिए कि और सब्जेक्ट का डालने के लिए बोल रहे थे कुछ लोग, तो आप लोग ज्योग्राफी अच्छी तरह से पढ़िए, ज्योग्राफी को अच्छी तरह से कमांड कीजिए। जैसे ही आपका इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो इंडियन कंप्लीट होने के बाद जब एक स्टार्ट हो गया तो इसको तो पूरा कर लेना। तो जब इंडियन ज्योग्राफी पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के अनुसार जैसा आप लोगों का आदेश होगा उसके अनुसार अगर बोलिएगा तो दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया तो इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कर लीजिए, फिर मान लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को बाद में बोलिएगा तो बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन उसके बीच में जो सब्जेक्ट डिमांड होगा वो लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और हर चीज को कंप्लीट करते जाइए, कोर्स को पूरा करते जाइए, ठीक है। तो आज यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।